MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, आप सबको मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी मारे जा चुके हैं अमेरिका और इजराइल की इस काउंटर स्ट्राइक। एक सवाल है जो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूछ रहा है सारा भारत कि डोनाल्ड ट्रंप का तोड़ क्या है, कि क्या कोई है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हो पाएगा। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति हैं, इनसे पहले भी हुए हैं, इनके बाद भी हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बहुत लोगों ने उड़ा लिया। पर क्या वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे दूसरी पारी है और इस अपने सेकंड टर्म में, ये अपनी दूसरी पारी में डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति एक क्षण भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। उनके हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। सॉरी, थैंक यू शर्मा। अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ रहे। दुनिया को लग रहा है ट्रंप एनार्किस्ट हो गया, दुनिया को लग रहा है ट्रंप पागल हो गया है। दुनिया को, चाहे वो ट्रेड डील हो या वेनेजुएला के मदुरो को उठा के न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाना, वो रूस को ये बताना हो कि डोंट क्रॉस योर लाइन, या फिर आयतुल्लाह खुमैनी को उन्हीं के घर में 3 लेवल नीचे बेसमेंट में मारना, ट्रंप इज डूइंग इट। और इसको अब मजाक में नहीं लिया जा सकता, इसको अब हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको अब ट्रंप का बड़बोलापन नहीं समझा जा सकता, बिकॉज ही इज वॉकिंग द टॉक। ट्रंप वो कर रहा है जो वो कहता है। ट्रंप ने वेनेजुएला के लीडर को, मदुरो को उठाया, रातों रात न्यूयॉर्क लाए और न्यूयॉर्क लाके न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाया, मैसेज दिया, आई एम द बॉस। आयतुल्लाह खुमैनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, ये कोई हिजबुल्लाह, हूदी, हमास का नेता नहीं, ये उन सब के सरगना थे, ये उन सब के सरगना। ईरानी तो 3H संभालता है ना, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, उन सब के सरगना है आयतुल्लाह खुमैनी। और वो अपने घर, दफ्तर, जहां भी बैठे थे, जमीन से 3 बिल्डिंग नीचे। ट्रंप ने DC में बैठे बैठे, एंड इन द वीकेंड, बाय द वे, ही वाज एट द मार-आ-लागो, ही वाज रिलैक्सिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति वीकेंड मना रहे हैं, वीकेंड, और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ। कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि हम अमेरिका के बराबर है? कहां है व्लादिमीर पुतिन? कहां है शी जिनपिंग? वेयर आर दे? मैं बताता हूं कहां, अगर आपको नहीं पता। कागज पे खेद प्रकट कर रहे हैं। रूस खेद प्रकट करता है, चाइना बोलता है इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, और संयुक्त राष्ट्र को तो कम से कम मैं सीरियसली लेता नहीं। आई डोंट टेक यूनाइटेड नेशन सीरियसली एनीमोर। कैन यू? ट्रंप के मन में जो आ रहा है, जो ट्रंप को अमेरिका के लिए ठीक लगता है, ट्रंप इज डूइंग दैट। जैसे हिंदी में कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर किसी ने इस कहावत पे सही तरीके से शब्दशः काम किया है, वो डोनाल्ड ट्रंप है।
उसने कहा आई हैव द पावर, आई विल यूज इट. आई हैव द अमेरिकन आर्मीज माइट एंड आई विल यूज इट. कर लो जो करना है. कितनी डिबेट हुई. दुनिया भर में लोगों ने कहा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देगा, तेल बढ़ जाएंगे. ट्रंप ने कहा करने दो, जाओ. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करा. उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के 8-9 देशों में जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पे अटैक करेगा. ट्रंप ने कहा कर ले, जा कर ले. लोगों ने बोला, लोग क्या, जो उनके एनालिस्ट हैं, जो उनके स्पेशलिस्ट हैं, कि सर दे विल अटैक द मिडिल ईस्ट. वो जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जब डेस्परेट हो जाएंगे, तो वो दुबई के होटल्स पे करेंगे, वो मरीना पे करेंगे, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पे करेंगे. ट्रंप ने कहा जा कर ले. आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू. इसके दो पहलू हैं. एक, ट्रंप डजंट केयर अबाउट एनीवन एल्स. ट्रंप किसी और के बारे में कोई मतलब नहीं है उनको. आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, यानी मैं और मैं. दैट्स इट. ईरान में तबाही, ये कोई पहली बार? अमेरिका जहां भी जाता है तबाही मचाता है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी, चाहे वो क्लिंटन हो, क्लिंटन से पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर हो, या जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर क्लिंटन के बाद, सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया. बट दिस मैन इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप. दिस मैन is on a rampage of his own. He's playing his own game and he's making his own pitch. खेल भी इनका है, नियम भी इनके हैं और खिलाड़ी भी इनके हैं. ईरान के पास ये है, ईरान के पास वो है. मुझे याद है जनरल शंकर प्रसाद ने कहा था, ईरान के पास कुछ भी हो, they can't counter the Americans. आप बम बनाओगे, बम बनाने की धमकी दे रहे हो, कोई इतना आसान है? They have active more than 3,000 nuclear warheads, the Americans. आप एक बम बनाने की 24 घंटे में धमकी दे रहे हो. और ट्रंप को जिसने भी धमकी दी है वो उल्टा पड़ा है. It's no more about Iran, it's no more about Ayatollah Khomeini. जिसको जाना था वो चले गए. दुनिया क्या देख रही? ये वर्ल्ड ऑर्डर, ये नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ये नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है. रूस चाइना साथ आ रहे हैं, भारत को बैलेंस रखना है. भैया हेलो, स्मेल द कॉफी, खड़े हो, उठो, जागो मोहन प्यारे. सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. देखो दुनिया में क्या हो रहा है. अमेरिका को रोकने वाला है नहीं. बाय अ माइल ट्रंप का हाथ पकड़ के है कोई ट्रंप का हाथ पकड़ने वाला? कहां है व्लादिमीर पुतिन? कहां है रूस के सर्वोच्च नेता? कहां है शी जिनपिंग? चाइनीज इकोनॉमी ये, चाइनीज इकोनॉमी वो. ट्रंप ने सिर्फ ये मैसेज दिया है टू द वर्ल्ड, आई विल डू व्हाट आई डीम फिट. आई विल डू व्हाट आई डीम फिट. मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है. आयतुल्लाह खुमैनी को उन्हीं के घर, उन्हीं के दफ्तर में निपटा देना, उन्हीं के घर, उन्हीं के दफ्तर में मार देना, खत्म कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है. मोसाद की इंटेलिजेंस, specific intelligence, not about square meter, about square millimeter, exactly where he is not easy, but it was there. थी उसके पास, अमेरिका के पास थी, और अमेरिका ने उसको इंटरसेप्ट किया. सोशल मीडिया जनरल साहब इज गोइंग क्रेजी विद दीज विजुअल्स. किस तरह से एक ऑर्बिट के बाहर, अमेरिकन लो ऑर्बिट अमेरिकन सैटेलाइट्स ने ईरान की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर ही न्यूट्रलाइज कर दिया. द अमेरिकन टेक्नोलॉजी और अमेरिकी तकनीक ईरान पे नहीं दुनिया पे भारी पड़ती दिख रही है. अमेरिका के सामने कोई आना नहीं चाह रहा. इट्स नॉट अ जोक एनी मोर. ये जोक नहीं है ट्रंप के सर पे ताज. ईरान किसके दम पे उछल रहा था? रूस, अर्दोगान पीछे से, चाइना पीछे से सपोर्ट, कोई आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं. वो पिक्चर है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी जो बचे नहीं वो मेरे पीछे आ जाओ. देयर वाज नो वन, कोई था नहीं ईरान की मदद करने के लिए, कोई है नहीं ईरान की मदद करने के लिए, क्योंकि कोई भी आज की तारीख में अमेरिकन
आर्मी की माइट का सामना करने को तैयार नहीं है, न रशियंस न चाइनीज, नो वन। एंड दैट्स द रियलिटी व्यूअर्स, दैट्स द रियलिटी। लेट्स डिबेट ऑन रियलिटी। बात करें असलियत पे, ख्याली पुलाव पकाना बंद करें। रूस ये कर सकता है, रूस ये करता है, रूस स्टेटमेंट जारी करता है, ये करता है यूरोप, ये करता है चाइना, है मेरे पास, मैं बता रहा हूं आपको। सऊदी अरब ये करता है, दुबई पे तो अलग बात करेंगे। दुबई को जो सेफ हेवन मानते थे, ईरान ने चाहे फ्रस्ट्रेशन में किया लेकिन कर दिया। तो स्पेशल रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में क्या क्या, कहां कब हुआ है, एंड देन वी डिबेट। General Lieutenant General Shankar Prasad, sir. Major General SVP Singh, thank you so much for joining in, sir. Major Samarpal Toor, Colonel Justice Sodhi, Foreign Affairs Expert Deepti Taneja ji, Professor Deepti Taneja मेरे साथ हैं. Can I go to Lieutenant General Shankar Prasad, sir? जनरल साहब, आपने कहा था इतना आसान नहीं है, बट ट्रंप तो उससे 2 हाथ आगे जा रहा है. ट्रंप अब किसी के काबू में नहीं है. जो भी एब्रिविएशंस यूज करने थे मैं कर चुका हूं सर. फ्लोर इज योर्स. बताइए हो क्या रहा है जनरल साहब? जनरल शंकर प्रसाद, थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्या सर. आपने ट्रंप साहब को पूरी तरह आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया. उस पर कोई अब और टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है. उनके बारे में जो कुछ आप कहना चाहते थे, जो कुछ पूरे विश्व को पता है, आपने उसका बयान कर दिया. उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. इस वक्त ज़रूरत ये है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ईरान की प्रॉब्लम क्या है, ईरान के साथ क्या प्रॉब्लम है, पूरे विश्व को ईरान के साथ क्या डिफ़िकल्टी है. देखिए पिछले कितने सालों से ईरान हिजबुल्लाह को, हूती को, हमास को सपोर्ट करता है हर हाल में, बाय वेपन्स, बाय इक्विपमेंट, बाय ट्रेनिंग, बाय मनी, एवरीथिंग. और सिर्फ केवल इजराइल पर हमला करने के लिए, इजराइल पर एट्रॉसिटीज़ करने के लिए, जो आपने 7 अक्टूबर को 2 साल पहले देखा था. तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई एक डिकेड से ईरान ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से वो एक न्यूक्लियर वेपन बना ले, न्यूक्लियर एनर्जी को वेपनाइज कर ले. उसमें वो तकरीबन काफ़ी हद तक आगे पहुंच गया था, और कुछ ही क्षणों में अगर और उस पर कोई हमला नहीं होता तो शायद उसके न्यूक्लियर वेपनरी भी तैयार हो जाती. और दूसरी बड़ी बात आप देख रहे हैं कि जो क्लर्जी का रूल पिछले 30 साल से ऊपर से चल रहा है, खुमैनी का, अयतुल्लाह खुमैनी का, उससे पूरी ईरान की जो पॉपुलेशन है वो दुखी थी. आपने देखा किस तरह से लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ वहाँ बर्ताव हो रहा था. वहाँ पूरी किस तरह से प्रोसिक्यूशन हो रहा था सिविलियन पॉपुलेशन का. दुनिया परेशान थी, उनकी इकॉनमी बुरी तरह नष्ट हो रही थी, इतनी रैम्पेंट करप्शन था, उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी, लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा था. सो दिस वाज द इंटरनल सिचुएशन. अब बात रही सबसे बड़ी अबाउट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड द क्लर्जीज लीडरशिप. उसको 2 ऑब्जेक्टिव से लड़ाई शुरू हुई, और दोनों ऑब्जेक्टिव मैं कहूँगा खुमैनी की मृत्यु और चीफ न्यूक्लियर साइंटिफिक एडवाइज़र टू द लीडर, उसकी मृत्यु हो गई. इससे कम से कम 25% तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया. इससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ का जो इंजीनियर था, जो उसका साइंटिस्ट था, वो ख़त्म हो गया. और वहाँ खुमैनी ख़त्म हो गया, IRGC के 40-50 सीनियर अहदेदार ख़त्म हो गए, तो पुलिस ब्यूरोक्रेट को इधर के वगैरह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए. तो इस समय ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी अब बाकी नहीं बची है कि किसी प्रकार से अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के अगेंस्ट खड़ा हो सके. हाँ, मिसाइल्स की उसकी पावर है, मिसाइल से वो कर रहा है,
लेकिन उसने एक ये भी कर दिया कि जितने उसके पेरिफेरल देश थे उनको उसने दुश्मन बना लिया। उसने लेके 8-9 जितने भी अमेरिकन के बेसिस थे वहाँ पर अटैक किया। कहीं तक सक्सेसफुल मिली है, कहीं सक्सेसफुल नहीं मिली है। कई एक आपको पता है, आप ही बताते हैं कि मिसाइल को जब फायर किया था उसको नष्ट कर दिया गया, उसका सिर्फ डेब्री गिरी है। ये आप ही लोग बता रहे हैं। तो समय ये आ गया है कि इस समय काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका है और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स में पूरे हो चुके हैं। मैं तो इस अपने जो बयान को उसको संक्षेप में ये कहूँगा कि टाइम हैज़ कम, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। इस लड़ाई को बंद कीजिए, इसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं काफ़ी हद तक। रजीम चेंज नहीं हुआ, उसकी बातचीत से होगा, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। सो नाउ लेट अस गेट बैक। अगर आप लड़ाई और चलाएंगे तो और नुकसान होगा, यूक्रेन की तरह और फंसोगे। तो प्लीज सर, पर आप ऐसा करके यहाँ आप आयतुल्लाह खुमैनी को मार के आप वापस नहीं आ सकते बिना चेंज करे। सर, अगर आप ये कह रहे हैं जनरल साहब, और ये मेरा सवाल मेजर जनरल एसवीपी सिंह को है। चेंज अपने आप होगा सर। आई विल कम बैक टू यू जनरल साहब। ये चेंज अपने आप होगा सर। मेरे को नहीं सर, आप फिर एक और चेंज अपने आप होगा, आप देखिएगा ना अभी। यू विल लीव अनदर ओपन वुंड, आप एक और नासूर बना दोगे। जनरल एसवीपी सिंह साहब, मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल साहब? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपने बहुत कवर किया था कि यूएसए की ताकत, यूएसए की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ताकत, उसकी मिलिट्री की ताकत, और ट्रम्प 2.0 का जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है विश्व के अंदर। और वर्ल्ड डिसऑर्डर जो है वो अभी चालू रहेगा, टर्बुलेंट वर्ल्ड रहेगा, इसमें बदलाव आएंगे। ये सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं चल रही, वेनेजुएला का एक छोटा सा केस है, ईरान का बड़ा केस है, इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। तो विश्व में अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऐसे ही रहेगा और ट्रम्प 2.0 आगे बढ़ेगा। बेशक हम कह रहे हैं कि उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी के कारण, क्योंकि जो इकोनॉमिक उसकी सिचुएशन है अमेरिका में, उसकी एप्स्टीन फाइल से जो केस है उसके ऊपर वो विदेश के ऊपर ज्यादा जोर लगाने लगा है अभी मिड टर्म इलेक्शन से पहले। परंतु अभी ईरान का केस हम अगर देखें तो जो कुछ अभी किया उन्होंने अपने जॉइंट ऑपरेशंस के अंदर, इजराइल और अमेरिका ने, ईरान ने मार खाई है उसकी। बट जनरल सिंह, क्या यहां पे जाके अमेरिका वापस आ सकता है जस्ट लाइक दैट? आयतुल्लाह खुमैनी को उसी के घर में मार के क्या आप ईरान को एक ओपन टेरर प्लेग्राउंड छोड़ के आप वापस आ सकते हो? नो, ये लड़ाई जो है, जो ऑप्शन सामने आ रही हैं अप द एस्केलेशन लैडर, वो अमेरिका कंटिन्यू रखेगा जब तक कि पूरी तरह उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडरशिप, उसकी जो न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं लीडरशिप वहां पे, उसका खात्मा करेगा, उसमें वो नहीं रुकेगा। दूसरा है जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, जो मिडनाइट हैमर ऑपरेशन में जून 25 में पूरा नहीं कर सका, उसको एम करेंगे। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंस्टॉलेशंस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भागेंगे। तो ये जब है तो ये पूरा ऑपरेशन अभी किया जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन है, वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। और जून 25 तो जनरल साहब देख रहा है, खुमैनी को उसी के घर में, उसी के लेवल 3 बेसमेंट में खत्म कर दिया। बट मेजर समरपाल तूर, अब कोई अमेरिका की कैपेबिलिटी, अब कोई अमेरिका की मिलिट्री माइट, द माइटी अमेरिकन्स है ना, जल थल वायु, उन्होंने एक को नहीं दुनिया को दिखा दिया। एक के नेता को, एक वेनेजुएला के नेता को उसी के घर से रातों रात उठाया और न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाया, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल प्रेशर के बावजूद। और आयतुल्लाह खुमैनी को उन्हीं के घर में समाप्त, खत्म, ओवर। हु विल चैलेंज? और कहां है रूस, कहां है चीन? मेजर बातें होती है, कागज पे हैं। बहुत दुखी, बहुत दुखद समाचार है, एक्सटर्नल अफेयर्स के खिलाफ है, पॉलिसी के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस को आना चाहिए, सब पेपर में होता है मेजर, ओनली ऑन पेपर्स, नथिंग एल्स। पेपर पेपर पेपर। ट्रंप इज नॉट ऑन पेपर्स, ट्रंप इज नॉट ऑन पेपर। आयतुल्लाह खुमैनी को उसके घर में मार दिया, ट्रंप पेपर पे नहीं है, ट्रंप इज ऑन ग्राउंड। कौन पंगा लेगा आज की तारीख में ट्रंप से? मेजर, लेट्स टॉक प्रैक्टिकलिटी। मेजर तूर देखिए ऐश्वर्या, अभी जंग को शुरू हुए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं। एक चीज तो तय है कि यस, द टॉप लीडरशिप हैज गॉन, पर इन्होंने ऑलमोस्ट 5 लेयर्स पर रैंक के नाम पे इन्होंने सक्सेसर्स अपॉइंट किए हुए हैं। और जो अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं
वो जो सीनियर मोस्ट जिंदा सक्सेसर है वो जूनियर मोस्ट सक्सेसर को बता रहा है व्हाट इज टू बी डन, क्योंकि इफ ऑन टॉप ऑफ द लाइन बाकी मारे गए तो ये जो एंड में बचे हैं दे कैन एग्जीक्यूट द टास्क। दिस इज द लेसन लर्न जब इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वाइप आउट किया था, तो दिस इज द लेसन लर्न फ्रॉम देयर। दूसरा, लेट अस नॉट फॉरगेट कि वेनेजुएला और ईरान की हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान एक रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है एंड ये रातों रात रेडिकलाइज नहीं हुई है, ये पिछले 30-40 साल से रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है। तो अगर आप लेट अस टॉक प्रैक्टिकल कि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड आप नहीं लाओगे, ऐसे कैसे लीडरशिप में आप कैसे बिठा दोगे किसी को ऊपर? यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर ऑन ग्राउंड। उसके लिए अब ईरान 2 गुटों में बढ़ चुका है, एक ऑर्थोडॉक्स शिया और एक लिबरल शिया। अब और आप ये समझें कि पिछले महीने जब प्रोटेस्टर्स 20-25 हजार प्रोटेस्टर्स मारे गए, कैसे मारे गए? ईरान ने इराक से, सीरिया से, लेबनान से, जो इनके हिजबुल्लाह है, इनके जो आइसिस का एलिमेंट है, जो हुतीज है, इनको बुलाया और बोला कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसे मारो, क्योंकि आईआरजीसी को और भी ज्यादा टास्किंग थी। इट हैज लॉट ऑफ अदर टास्किंग ऑफ गार्डिंग द मिलिट्री इंस्टॉलेशन। तो देखिए, इतना आसान नहीं है कहना कि रातों रात तख्ता पलट हो जाएगा, लीडरशिप खत्म हो गई। भाई ग्राउंड पे कौन बैठा है नेगोशिएशन के लिए? नोबडी इज प्रेजेंट। अंडरस्टूड, आपके पास एयर सुपीरियोरिटी आज की तारीख में है, माना हमने, ठीक है, बट अभी तो उन्होंने खोरम शहर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इनके नेवल दस्ते पे अभी तक फायर ही नहीं की है। इट इज ओनली टारगेटिंग जहां पे इन्होंने पिछले महीने अपने यूएस बेसिस को खाली करके अपने सिपाहियों को होटलों के अंदर जो शिफ्ट किया था, वो होटलों को टारगेट किया जा रहा है, बताने के लिए कि दे आर अवेयर कि अमेरिकन ट्रूप्स आर स्टेशन्ड वेयर। दुबई में सीआईए का एक मेकशिफ्ट सेफ हाउस ऑफिस को आज टारगेट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि केजीबी भी हेल्प कर रहा है, एमएसएस भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी अपनी मिसाइल्स दे रहा है। तो इट इज नॉट ओवर येट, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। और मैं आपको बता दूं कि अगर डिसाइसिवली बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आए तो ये लिबिया 2.0 बनेगा। यहां आपस में ऑर्थोडॉक्स शिया लिबरल शियास को मैसेकर करने वाले हैं। इफ यू डू नॉट हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड और लोग मारे जाएंगे, गुस्सा दूसरों पे निकाला जाएगा। वापस आ रहा हूं मेजर साहब, कर्नल जस्टिस सोदी एंड प्रोफेसर दीप्ति तरेजा। प्रोफेसर, कर्नल साहब आ रहा हूं आफ्टर दिस। प्रोफेसर, ईरान में लोग खुशियां मना रहे हैं, दुख भी है और खुशियां भी हैं। हमने देखा दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। भारत में शांति से सब कुछ लोगों, क्योंकि रिलीजियस लीडर हैं, 9:30 बजे भारत की CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी बुलाई गई है, बिकॉज वी हैव टू कीप आवर ओन इश्यूज एट बे। हमें वी हैव टू कीप आवर कंसर्न्स। कई शिया डोमिनेटेड पॉकेट्स हैं उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। विजुअल्स भी आए, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक, क्योंकि उनको पता है इंडिया हैज नथिंग टू डू विद। लेकिन हाउ आर यू सीइंग इट? बिल्कुल ऐश्वर्य, हाय मैम जी। ऐश्वर्य, देखिए, भारत हमेशा एक शांतिप्रिय देश रहा है और इस बात की हमें हालांकि एंटिसिपेशन थी नहीं थी, इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर राइट नाउ। लेकिन मुझे एक भारतीय होकर इस बात की बहुत खुशी है कि भारत की शिया जनता ने भी ये समझा कि हालांकि उनके लिए संवेदनशील टाइम है, लेकिन ये एक ग्राउंड पे अफरा तफरी मचाने का टाइम नहीं है, उससे अपनी ही इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका की हम बात करें, जो हमारे डिफरेंट पैनलिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे हैं, अमेरिका आज तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया है, और जहां उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया भी है, अफगानिस्तान में उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड किया, उसके बावजूद भी दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल देयर। और आप कह रहे थे ऐश्वर्य कि बाकी कंट्रीज कहाँ हैं? बाकी कंट्रीज, देखिए, बाकी कंट्रीज इस समय जो वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ एक जो बढ़ रहा है, बाकी कंट्रीज को टैसिट सपोर्ट देने की जरूरत है, उनको ओपनली आने की जरूरत है ही नहीं।
चाइना का जो अभी 10-15 दिन पहले जो कार्गो वहाँ पे शिप कार्गो प्लेन्स वहाँ लैंड हुए थे, वो आपको क्या लगता है वो क्या लेकर आए होंगे? वो डेफिनेटली चाइना के लिए, चाइना की तरफ से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस आए थे ईरान के लिए, बिकॉज ईरान भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था। तो जिस तरीके का वहाँ पे रेडिकल गवर्नमेंट है, वेनेजुएला के साथ आप रेडिकल लोग हैं, वहाँ पे आप वेनेजुएला के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन, दो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ ईरान, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने जहाँ पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप किया इकोनॉमिक कारणों से, चाहे आप उसको वॉर ऑन टेरर का नाम दे दें, चाहे आप उसको सदर्न स्पेयर का नाम आप 2025 में ट्रम्प 2 की रिजीम में आया, चाहे आप उसको अरब स्प्रिंग्स का नाम दे दें, वो वहीं हस्तक्षेप करता है जहां उसको रिसोर्सेज दिखते हैं, ऑयल दिखता है, गैस दिखता है और बहुत रिसेंटली रेयर अर्थ दिखता है। पॉइंट ये है ऐश्वर्या, उसके बाद क्या होता है इन देशों का? ISIS कैसे आया, हिजबुल्ला कैसे आया, हौती कैसे आए, आप अलकायदा उठा लीजिए, आप कुछ उठा लीजिए, इराक और लिबिया का आज की डेट में क्या हाल है, वहाँ के जो डिफरेंट, वहाँ पे कभी फ्लड आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है, तो मैं एक भारतीय होकर बहुत इस चीज़ के लिए गर्व भी महसूस कर रही हूँ कि भारत के शिया मुस्लिम ने ये बात समझी कि उपद्रव मचाने से आयतुल्ला खमीनी वापस तो नहीं आ जाएंगे, तो कम से कम अपनी इकोनॉमी को और 4 कदम पीछे ले जाने का समय नहीं है। और जैसे 10 बजे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से अभी लौटेंगे और उनकी ये जो बैठक है उसमें बात की जाएगी कि वहाँ फंसे जो भारतीय हैं उनके लिए क्या कदम। बट कर्नल जेसी सोडी सर, कर्नल साहब, हाउ डू वी टैकल अमेरिका नाउ? अमेरिका से सामने कोई खड़ा भी कैसे होगा? ट्रंप एक इतनी लंबी लकीर खींच दे रहे हैं कि रूस की हिम्मत नहीं हो रही है सामने आके ईरान की मदद करने में। आयतुल्ला खुमैनी को उसी के घर में मार दिया जाता है और रूस चुप बैठा रहता है, एक कागज, एक प्रेस रिलीज आ जाती है, तो बाकियों की तो क्या बात है? कर्नल सोडी सर। जय हिंद ऐश्वर्या जी। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। शताब्दियों पहले 430 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, कमजोर सिर्फ देखते ही रहते हैं। उनकी बात आज भी सही और सटीक है। अमेरिका के पास आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, कूटनीतिक दबाव है। पिछले साल 22 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केन और पीट हेग्सेथ को बुलाया और बोला कि मेरे को एक मॉडर्न सेना चाहिए जहां पे मैं जो भी आदेश दूं उसका पूर्ण पालन हो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पिछले साल अमेरिका का डिफेंस बजट $800 बिलियन था। पीट हेग्सेथ ने बोला मेरे को $1 ट्रिलियन चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं $1 ट्रिलियन नहीं दूंगा, मैं $1.5 ट्रिलियन दूंगा, लेकिन उसके बाद जो मैं कहूंगा वह मेरी सेना करेगी। और इनको देखिए कितनी भारी सफलता पहले 3 जनवरी को मिली वेनेजुएला में, उसके बाद 28 फरवरी को मिली जब उन्होंने ईरान में इतनी बड़ी सफलता पाई है। जहां तक अमेरिका को रोकने की बात है, मैंने पिछले साल 31 अगस्त को एक लेख लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि अमेरिका, रूस और चीन ने अनौपचारिक तौर पे दुनिया को 3 भागों में बांट दिया है। ये तीनों महाशक्तियां एक दूसरे के एक्शन में दखल नहीं देंगी। मेरी बात सही साबित हुई जब पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो जहां तक अमेरिका को रोकने की बात है, दोनों महाशक्तियां कुछ नहीं करेंगी, बाकी छोटे मोटे देश कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए जब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात अगवा किया, क्या किसी देश ने अमेरिका पे एक भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया? किसी देश ने अमेरिका पे कड़ी निंदा तक नहीं की। हर देश के जो बयान है वो ल्यूक वार्म बयान थे, क्योंकि दुनिया के हर देश जानते हैं अमेरिका के पास सैनिक ताकत है, आर्थिक ताकत, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक राह पे चल पड़े हैं, कोई भी देश उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। That's right, sir. लेकिन जनरल शंकर प्रसाद सर, आपने बोला ये ऐसे ही रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन अगर ऐसे छोड़ दिया सर अमेरिका ने ईरान को ओपन, सर आयतुल्ला खुमैनी है नहीं, अगले 4 जो सक्सेशन लाइन में थे उनको अमेरिका ने एक साथ निपटा दिया है। A 5th, 6th पर्सन इज इन चार्ज, और वो ओमान पे भी मार रहा है, अबू धाबी पे भी मार रहा है, शारजा के एयरपोर्ट पे मार रहा है, दुबई की हाई राइज बिल्डिंग्स में मार रहा है। उनको पता नहीं क्या है, मिसाइलें उड़ा दो, बस मारो, लेफ्ट राइट सेंटर जहां है मारो। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ पैनिक एंड ऑब्वियसली सो इन ईरान।
अगर अमेरिका यहां तक आया है तो यहां तक आके अगर वापस चला जाएगा यहीं से तो ईरान सॉर्ट आउट कैसे होगा? ईरान तो और खराब हो जाएगा ना। ईरान में दो धड़े हैं सर, दो तस्वीरें हैं। एक आधा ईरान खुश है, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो ईरान की सड़कों पे निकले हुए थे, वहीं दूसरा तरफ है, वो भी बड़े नंबर में है, जो गुस्से में है, जो रो रहे हैं, जो परेशान है। ईरान अपने आप में डिवाइडेड है। एक डिवाइडेड ईरान को आप छोड़ दीजिए, क्या इन्फेस्टेशन होगा सर वहां? जनरल शंकर प्रसाद सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज़ ये मत समझिए कि अमेरिका यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। देयर इज़ अ पॉज, एक लड़ाई के अंदर पॉज भी होता है सर। ये नहीं है कि आप लगातार रोज़ी बम छोड़े जाएंगे। देखिए ये लड़ाई आप बिल्कुल 100%, आई एम 100% इन एग्रीमेंट। आप मेरे को गलत समझ गए हैं शायद कि अमेरिका इसको यहाँ छोड़कर चुपचाप चला जाएगा इसी हालत में छोड़ के, कतई ही नहीं। वो तो ये कह रहा है कि आप अभी भी मान जाइए, आप अपने आप को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, मान जाइए, अपने न्यूक्लियर वेपनाइजेशन को ऑफिशियली बंद कीजिए, एक्सेप्टेड। आप अपनी जो रिजीम है, क्लरिक रिजीम, जिससे आपकी पूरी पॉपुलेशन परेशान है, इसको बदली कीजिए, बातचीत कीजिए, एक ऐसी सरकार लाइए जो डेमोक्रेसी को प्रॉस्पर करा सके, जो इकोनॉमी को बढ़ा सके। युद्ध खत्म नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी सर। डोंट अंडरस्टैंड मी एज अमेरिका यहाँ से चुपचाप छोड़ के अब सारे फोर्सेस वापस ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन प्रेशर विल कंटिन्यू। प्रेशर को रखने के लिए एक बम गिराना ज़रूरी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ सुबह वहाँ 10 बम गिराए जाएं। प्रेशर बनाने के बहुत तरीके हैं। प्रेशर बनाने के तरीके कंटिन्यूस चलेंगे। जिस प्रकार से जो मैं कह रहा हूँ कि कोई बातचीत कीजिए, बातचीत भी प्रेशर से होगी कि देखिए ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें आप बड़ी बात नहीं है, आप न्यूक्लियर को वेपनाइज नहीं कर सकते, इसको मानिए। नहीं मानोगे तो फिर और पिटोगे। आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसकी बात माने। जो आपकी 30 साल से 40 साल से पॉपुलेशन परेशान हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या लेडीज़ कहाँ, जो औरतें हैं, जहाँ फीमेल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ पोजीशन में पहुँच गई हैं। आप पढ़ने नहीं देते उनको, आप उनको नॉर्मल लाइफ जो वर्ल्ड में आज हो रहा है उसको करने नहीं देते। प्लीज़ चेंज योर एटीट्यूड। प्लीज़ ब्रिंग अ गवर्नमेंट विच विल ब्रिंग द पीपल हैप्पीनेस। You can't have a persecution of people all the time. You will already kill thousands and thousands of people. Young people have died. आपने पिछले 3 महीने में देखा किस तरीके से लोगों को मार रहे हैं। So please, this war will not end. It will only be a temporary pause, if at all. That's what I'm trying to say. Right, sir. Please don't go on destroying it yourself. आप अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? Please stop this बर्बादी. It's in your hand. You're only creating more enemies by doing this. समझ रहा हूं। Creating enemies in Saudi Arabia, in Dubai, in UAE. ये बात बहुत समय की बात है। बिल्कुल है सर, क्योंकि आपने बात दुबई, सऊदी अरेबिया की, तो मैं प्रोफेसर दीप्ति से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। मैम, 200,000 दिरहम्स का फाइन लगा रहा है दुबई। कैन आई हैव मिडिल ईस्ट पिक्चर्स प्लीज? थैंक यू। कि वहां पे अगर कोई ऐसी पिक्चर भी पोस्ट कर दे, दर्शकों में आपको बताना चाहता हूं, और वो मिडिल ईस्ट जो बहुत लिबरल है, वो एक अपने ही देश में रहने वाले लोगों को एक भी वीडियो नहीं बनाने दे रहा है जो वहां पे अटैक हुए, मिडिल ईस्ट अटैक विजुअल्स। शर्मा, तो क्यों? इसके पीछे भी एक थ्योरी है दीप्ति जी, क्योंकि मिडिल ईस्ट और खासकर दुबई और अबू धाबी अभी तक दे वर सेफ हैवन्स। जो जितने भी HNI थे, यानी 10-20 करोड़, अगर हिंदुस्तान में सोचो, अगर आपकी कंपनी ने 10-20 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, कमा लिया, कम से कम प्रॉफिट कर लिया साल में आपने, तो अगला आदमी सोचता था यार अब ऑफिस दुबई में होना चाहिए। और दुबई एक ऐसी जगह है, या फिर अबू धाबी एक ऐसी जगह है जहां सबके इंटरेस्ट है। रशियन इंटरेस्ट है, यूरोपियन इंटरेस्ट है, ब्रिटिश इंटरेस्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, एशियन इंटरेस्ट है, साउथ ईस्ट एशियन इंटरेस्ट है। तो लगता था ये एक सेफ हेवन है। ये पहली बार ईरान में, और अब समझ आ रहा है क्यों डेस्परेशन में, क्योंकि वो कहीं और कुछ नुकसान कर नहीं पा रहा था। नो वन केयर। ओमान के ऑयल रिजर्व में उन्होंने 4 मिसाइल मार दी, नो वन केयर। इजराइल की जो अभी तस्वीर थोड़ी देर पहले चला रहे थे शर्मा, वो चलाओ। इजराइल ने काफी झेला है। ये इजराइल के विजुअल्स हैं, पिछले 7-8 मिनट पहले आए हैं। इजराइल में सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। इजराइल में बहुत लोगों ने बहुत कुछ झेला है, झेल रहे हैं, बट इजराइल इज ओके विद इट फॉर द लार्जर गुड, वो कहते हैं, फॉर द लार्जर टारगेट वो कहते हैं। तो वो कह रहे हैं दुनिया का ध्यान कैसे लाएं? दुबई पे अटैक करो, पाम जुमेरा पे अटैक करो, बड़े बड़े होटलों पे अटैक करो, बुर्ज अल अरब, द ओनली 7-star होटल इन द वर्ल्ड, उस पे करो। ये जितने भी द पीपल हु मैटर,
they all have their base in Dubai. The people who matter in the world. किसी भी कंट्री के 20 बड़े लोग ले लीजिए, उन 20 के 20 का 19 होगा, 18 नहीं होगा, उनका एक घर दुबई या फिर अबू धाबी में होता है. There is a messaging that we can hit you. We can hit you there. इससे मिडिल ईस्टर्न ऑर्डर भी बिगड़ता है दीप्ति जी. If you could please speak on this. बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि भारत का भी मैं देख रहा हूं, पिनराई विजयन ने लिखा है, सॉरी आई एम जस्ट, पिनराई विजयन है, सीएम है केरला के, उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक केयर. भारत के बहुत हजारों लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, दुबई, अबू धाबी, बहरीन में, कतर में रहते हैं, उनको सेफली निकालना चाहिए हमको जल्दी से. मैम बिल्कुल आपने सही बोला ऐश्वर्या, और इसीलिए हम इससे पहले वाले बाइट में यही डिस्कस कर रहे थे कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग है, क्योंकि वहाँ तकरीबन 9 मिलियन इंडियंस फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा गल्फ रीजन में ही भारतीय जाते थे, तो उनको निकाल के लाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि कैसे उनको वहाँ से, बिकॉज देखिए एरियल रूट, एरियल इवैक्यूएशन, जब सऊदी के समय भी ये प्रॉब्लम हुई थी तो भी हमें अगर वहाँ पे एक सेफ विंडो दिया गया था, यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति होती नहीं दिख रही है. तो बिल्कुल ऐश्वर्या, ये एक मैसेजिंग की बात की गई है, क्योंकि ईरान के पास इस समय डू और डाई वाली सिचुएशन थी. वो इस समय ऐसी स्थिति में आ गए थे कि उनको पूरे वर्ल्ड को, और बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड, इजराइल और अमेरिका को ये मैसेजिंग देना था. बाकी सब कुछ अगर आप देखो तो एक प्लान के तहत चलता दिख रहा है. दिस वॉज दी ओनली सरप्राइज एलिमेंट जिसके लिए शायद इजराइल भी और अमेरिका भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर ऐसे डायरेक्ट अटैक पे ईरान चला जाएगा. नहीं तो अगर जैसे हम आयरन डोम टेक्नोलॉजी की बात करें, हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी, आयरन बीम टेक्नोलॉजी, उसको भी भेज देते हैं और उसी का खामियाजा इजराइल को हो भी रहा है. लेकिन बाकी जगहों पे सरप्राइज एलिमेंट से जो ईरान ने अटैक किया है वो डायरेक्ट मैसेजिंग का है. साथ ही साथ अगर हम अभी 5:30 बजे जो इंडिया टाइम की घटना अगर देखते हैं तो वापस से नेतन्याहू ऐश्वर्या अपने वॉर रूम में गए हैं, और उनका जो ये मैसेजिंग है, मैं तो इस मैसेजिंग को इस तरीके से देखती हूँ बिकॉज दे वर ऑल्सो कॉट बाय सरप्राइज, और उन्होंने ईरान की जनता को अब आह्वान किया है कि हमने तुम्हें एक सुरक्षा प्रोवाइड की थी, हमने जो प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा किया है, अब आप जमीन पे उतरिए. और अगर उनके आप लास्ट लाइनें देखिए तो उन्होंने सारे एथनिक ग्रुप्स को वहां पे आह्वान किया है, चाहे वो पर्सियंस हो, कुर्द्स हो, अजरीज हो, बलोच हो, अजवाहीज हो, उन सबको. बिल्कुल, बट इतना आसान नहीं. मेजर तूर जो आज दोपहर को एक नया नाम सामने दे दिया गया था एज द सक्सेसर, वो चलेगा, वो होगा, या फिर द शाह सन इन एग्जाइल जिसको अमेरिका चाहता है ही शुड रूल ईरान अगेन, ताकि अमेरिका का कंट्रोल हो. और ट्रंप दिखा रहे हैं कि मैं करूंगा जो करूंगा, कोई बीच में आएगा नहीं, तो वो होगा. मेजर तूर, देखिए क्या शाह के बेटे के हाथ में दोबारा जाएगा ईरान, या अभी ये चलेगा? आयतुल्ला अराफी ऑन ग्राउंड ईरान में मौजूद हैं. उनको सपोर्ट रेडिकल्स का सबसे ज्यादा है. बिल्कुल है. मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसके लिए अमेरिका और इजराइल इतनी पहल करके ये जो जंग में उतरा है, तो रेजा पहलवी को कैसे प्लांट करेंगे आप उनकी सुरक्षा कैसे गारंटी देंगे? आप चलो उनको ले भी आएंगे, नेगोशिएशन भी हो जाएगी, व्हाट गारंटी इज देयर कि वो सेफ रहेंगे? क्योंकि आईआरजीसी के आत्मघाती दस्ते तो हमेशा से फिदाइन तो एक्टिव रहेंगे. तो मैं इसमें प्रैक्टिकलिटी, मैं एक ही चीज देख सकता हूं कि इसमें रेफरेंडम होगा और एक गुट बनेगा लिबरल्स का और एक बनेगा रेडिकल्स का. रेडिकल्स की टेरिटरी अलग होगी, लिबरल्स की टेरिटरी अलग होगी, क्योंकि ये दोनों जो गुट हैं, लिबरल्स एंड ऑर्थोडॉक्स शिया, ये वो भी ईरान के, ये एक छत के नीचे नहीं रह सकते. जो इंसान 40 साल तक खोमेनी के ही गाने गुणगान गाता आया है, वो रातों रात अपनी साइड क्यों बदलेगा? Why will a radical Iranian accept change without giving a fight? और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं हम, ईरान ने सिर्फ जंग की ही तैयारी की है पिछले 30 सालों में. तो अगर किसी को डाउट हो रहा है कि नहीं जी और बॉम्बिंग हो जाएगी तो चीजें थम जाएंगी, नहीं. ये यमन में तो अभी यमन हैज नॉट ओपनड अप. यमन के पास अलग से अपना स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स है और ईरान के भेजे हुए ड्रोन उनके पास इतने सारे पड़े हैं. हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं.
जो एक इशारे पे दे कैन लेट लूज ऑन इजराइल। तो देखे, कहना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है। बट कर्नल सोडी अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेजर साहब आ रहा हूं वापस। कर्नल सोडी अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि चाइनीज मीडिया यहां वहां प्लान कर रहा है कि चाइनीज सैटेलाइट्स ने 4 एग्जैक्ट लोकेशंस, जियो लोकेशंस डेटा 4 इरानियन मिसाइल्स को दिया है ताकि वो यूएसएस एब्राहम लिंकन पर अटैक कर सके। ये डेटा देने से काम हो जाएगा क्या? आयतुल्लाह खुमैनी को उसी के घर में मार दिया अमेरिका ने, ये यहां पे डेटा दे रहे। हाउ डू दे वांट टू काउंटर द अमेरिकन? कर्नल सोडी सर। ऐश्वर्या जी, चीन या रूस ईरान को जितना डेटा देना है दे दें, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड सैनिक शक्ति के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि अमेरिका कभी भी ईरान में रेजीम चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान की सभ्यता 5000 साल पुरानी है और ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन किसी अमेरिकी झुकाव वाले इंसान को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे। जहां तक जंग की बात है, ये जंग तो थोड़े समय चलेगी, क्योंकि ना ईरान, ना इजराइल, ना अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अपने संदेश में कह दिया है, मैं यहाँ कुछ हफ्तों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए भी रहने के लिए तैयार हूं, लड़ने के लिए तैयार हूं। ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो भी अब हमले करते रहेंगे। तो ये जंग तो जल्दी खत्म होगी नहीं, ईरान में रेजीम चेंज होगी नहीं। बाकी रूस चीन जितनी उन्होंने मदद करनी है करते रहें, क्योंकि अंत में अब ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की विजय होगी। हाँ, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रेजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली एंड में विक्ट्री अमेरिका और इजराइल की होगी, ईरान अमेरिका की होगी। मेरे पास अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उनके जो रॉयल कोर्ट है, जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट है, उसको भी तहस नहस कर दिया है। वहां ईरान ये दावा कर रहा है मेजर जनरल एसवीपी सिंह की हमने यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो कि उनका सबसे बड़ा युद्धपोत है, अमेरिका का न्यूक्लियर केपेबल युद्धपोत है, उधर हैरिसन फोर्ड है और इधर यहाँ पे उन्होंने दोनों तरफ से ईरान को घेर के रखा है कि अब चाइनीज सैटेलाइट्स ने एग्जैक्ट जियो लोकेशन दी है, उसको लॉक करके 4 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करा यूएसएस एब्राहम लिंकन पे। ये और तंग कर रहे हैं, मतलब ये अमेरिका से अगर अभी भी और ये मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो और तहस नहस होगा। इज देयर एनी अदर सॉल्यूशन फॉर दिस? जनरल साहब देखिए ऐश्वर्या, जितनी भी इनको इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन मिले, आर्मामेंट्स मिले, वो ताकत ईरान नहीं उसके पास है, तो पर वो लड़ेगा आखिरी दम तक। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स ताकत के ऊपर लड़ेगा और उस पर नहीं उसकी रुकावट आनी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। देखना है कि वो अगर नेवल वॉरफेयर वहाँ पे होती कैसे होगी। तो ईरान को हम राइट ऑफ नहीं कर सकेंगे जितनी भी ताकत है। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हुई है, आई थिंक अमेरिका ने, ट्रंप ने ये लेसन जो ड्रॉ किया है इराक, अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, कहा गया है कि रेजिम चेंज बहुत मुश्किल है। और रेजिम चेंज कैसे कर सकेंगे जबकि ईरान की जो पॉपुलेशन है वो अयतुल्लाह ख़ामेनी की बहुत मानता उसकी थी। तो ये हमें समझना है। पर हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और इस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक एंगल डालना चाहता हूं कि क्या उससे बड़ा मुद्दा ग्रैंड स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे? ग्रैंड स्ट्रेटजी इजराइल और अमेरिका ने जो कंबाइन करके ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, फॉर फेज 2 में बोलूंगा फ्रॉम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, वो है कि एक इजराइल चाहता है ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। पैलेस्टीन, गाजा का एरिया, दक्षिण सीरिया, जॉर्डन का एरिया, कुछ हिस्से सऊदी अरेबिया के, ये लार्जर बिब्लिकल का जो है प्रश्न मैं कर रहा हूं, वहां पे अपनी इजराइल ताकत को कर रहा है और अमेरिका को कन्विंस कर रहा है। इसमें नेतन्याहू का बहुत बड़ा रोल रहा है। ट्रंप को उसने अपने तरफ करते हुए अपने ये ऑपरेशन कराए हैं। तो ईरान ही एक मुद्दा नहीं है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में। जनरल शंकर प्रसाद साहब, ये भारत के लिए, क्योंकि 9:30 बजे भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, अगर ये सिचुएशन आउट ऑफ बाउंड जाती, क्योंकि यही बेनियामिन नेतन्याहू हैं जिन्होंने ओपन साक्षात्कार, एक ओपन इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली बोला था कि हमारा पहला टारगेट ईरान है और दूसरा पाकिस्तान, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जो कि टेरर को स्पॉन्सर करते हैं। एंड वी कैनॉट अलाउ दिस कॉन्स्टेंट थ्रेट, वी कैनॉट लिव इन दिस कॉन्स्टेंट थ्रेट, एंड नाउ वी हैव ट्रंप एज आवर सपोर्टर, वी विल नॉट लीव देम। तो 9:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज चेयरिंग हिज ओन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सर, कि अगर इसके रामिफिकेशन
पाकिस्तान तक आते हैं, देन हाउ डू वी डील विद इट? डू यू थिंक कि यहाँ तक आएगा सर, और या ये वहीं पे सिमटा पाएंगे? जनरल साहब। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। सीसीएस की मीटिंग बहुत अहम रख रही है समय। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि इंडिया विल कंटिन्यू टू से टुमारो मॉर्निंग दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये पहली बात है। दूसरी बात, इसका डिस्कशन ये होगा कि हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, सप्लाई चेन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी इमीडिएट बात जो अभी ऑलरेडी हो चुकी होगी कि जो अमेरिकन एसेट्स इंडिया में हैं, जो इजरायली एसेट्स इंडिया में, दे नीड नॉट बी मिलिट्री एसेट्स, दे आर एम्बेसीज हेयर, दे आर काउंसुलेट्स हेयर। ईरान के अमेरिका काउंसुलेट्स है, अमेरिका की एम्बेसी है, इजराइल के हैं, तो उनको कहीं किसी तरह से नष्ट, किसी तरह से कोई डेंजर ना आ जाए, उनकी प्रोटेक्शन नंबर 1 प्रायोरिटी है इंडिया के समय। So there are very important issues to be discussed in the CCS today: protection and defense of the American and the Israeli assets here, which includes their diplomacy and the embassies, etc. And the right general, मेजर तूर, भारत के पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं इसको? ऐश्वर्या, पहली चीज तो जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट हमें जो होने वाला है वो आने वाले कुछ दिनों में जो पूरी सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हुई है, पहले तो उसकी इमरजेंसी होगी। दूसरा, वी मस्ट ऑल्सो रिकॉल कि पूरे गल्फ ऑफ एडन में जो एंटी पायरेसी का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज इज द इंडियन नेवी, तो उसका उस पूरे इलाके का जो मॉनिटरिंग है, रेकी, सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग विद अदर इंटरनेशनल नेवीज इज अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन नेवी, और ये हमने पिछले महीने ही टेक ओवर की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तो ये है। दूसरा, द इम्प्लीकेशन ऑफ अफगान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान अगर हमें SOS कॉल देगा, सेव आवर सोल, अगर पाकिस्तान इन्वेड करेगा अफगानिस्तान में, तो डेफिनेटली एज अ रिस्पॉन्सिबल नेबर एंड country in the Indian subcontinent, we will have to create pressure on Pakistan to stop the massacre and the killing of innocent women, children and elderlies in क्या कहते हैं अफगानिस्तान। ऊपर से जिस तरीके से इन्होंने तीरा वैली को वेपनाइज कर दिया है, ISKP को वहां पे रिलोकेट कर दिया इन्होंने, जैशे अदल जो इनका एंटी शिया तंजीम है विच इज सपोज टू किल द इरानियंस, उसे वहां पे रिलोकेट किया है, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा वहां पे है। तो अभी जो लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के बीच, अभी ये आतंकवादी तंजीम के बंदे मारे जा रहे हैं। फ्रंटियर कोर इज विकेटेड द पोस्ट, तो आने वाले टाइम में इट इज ओनली गोइंग टू इंटेंसिफाई। तो हम नहीं चाहते कि ये अगर नहीं, पर आपने जो बात कही कर्नल सोडी, जो मेजर समरपाल तूर ने कहा कि इन द प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो अगर अफगानिस्तान हमको SOS कॉल देता है, अगर अफगानिस्तान बोले भाई हमारी जान बचाओ, सेव आवर सोल्स, भारत क्या करेगा? भारत वुड हैव टू गो एंड प्रोटेक्ट। ऐश्वर्या जी, मेरी राय में भारत अफगानिस्तान के लिए कोई सैनिक मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान पे कोई वार करते हैं अफगानिस्तान के समर्थन में, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे चीन बैठा है। पिछले साल 24 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ संप्रभुता और सॉवरेनिटी के लिए खड़ा है। तो अगर हम पाकिस्तान पे वार करेंगे अफगानिस्तान की मदद के लिए, चीन भी अपना बॉर्डर ओपन अप कर सकता है। तो मेरी राय में भारत कभी भी अफगानिस्तान की सैनिक मदद के लिए आगे नहीं आएगा। हाँ, पैसे दे सकता है, थोड़ा बहुत हथियार दे सकता है, लेकिन अपनी सेना को नहीं भेजेगा अफगानिस्तान की मदद के, नहीं भेजेगा। Can I have Professor Deepti Taneja, your ending comments, ma'am, on this? I'm going for ending comments to everyone, ma'am. अब इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय जो बार बार बात हो रही थी कि अमेरिका क्या करना चाहता है, मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगी कि अमेरिका की शायद इस समय एक उम्मीद है
कि वो बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान चाहता है, वो भी चाह रहा है, वो भी जानता है कि रजा पहलवी को लाना इतना आसान नहीं है, पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है, वेनेजुएला ईरान नहीं है, ईरान अपने आप में बहुत बड़ा देश है, तो उसके चलते बाल्कनाइजेशन अमेरिका के मंसूबों को बिल्कुल सूट करता है। और इसीलिए शायद ये जो इजराइल की स्टेटमेंट आई है, नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट आई है कि वो डिफरेंट एथनिसिटी ग्रुप्स को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ी चीज मैं देख रही हूँ, जो सप्लाई चेन्स की बार बार बात हो रही है, ईरान ने देखिए जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की बात करी है, वर्ल्ड का 20 to 25% ऑयल एंड नेचुरल गैस का 30% सप्लाई वहीं से जाता है। तो अगर ये सप्लाई चेन बंद होती है तो भारत के पास ऑप्शन बचती है वापस रूस के पास जाने की और व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर एक्टिवेट करके, जो अपने आप में कॉस्टली है। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन बैठती है, साथ साथ जो अभी बात हो रही थी कि वो उनको कितना, चाइना उनको कितनी भी इंटेलिजेंस दे ले, मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड वाली लड़ाई नहीं लड़ता है और आज की डेट में जो लड़ाई है वो इंटेलिजेंस की ही लड़ाई है। पर इंटेलिजेंस तो हो चुकी ना, आयतुल्लाह खुमैनी हैज बीन किल्ड मैम। तो सो इज एट द सेम टाइम लिंकन, अब्राहम लिंकन अभी इस समय, बट यूएसएस एब्राहम लिंकन पे 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स पे अटैक हुआ है। मैं मानता हूं उनको हो सकता है उसको नुकसान हुआ। इजराइल में ऐसा नहीं है कि मतलब तेल अवीव में नुकसान नहीं है। अभी एक वीडियो आई है, मैं उसको सिक्योरिटी रीजन से ऑन एयर नहीं कर रहा हूं। बेनियामिन नेतन्याहू के बेटे और उनकी बेनियामिन नेतन्याहू's वाइफ एंड हिज सन आर इन मायामी, आर इन यूएस, दे आर सेफ। लेकिन बात यह है कि क्या आप इसको जारी रख सकते हैं वर्ल्ड सिनेरियो में? और दूसरी तरफ चाइना क्या करता है? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पीक्स टू रशियन फॉरेन मिनिस्टर। ट्रंप इंतजार ही नहीं करता, कहना एवरीवन ऑन है, जनरल्स, कर्नल एंड मेजर, प्रोफेसर, ट्रंप किसी के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। ट्रंप ने पहली स्ट्राइक पहले बोला आयतुल्लाह खुमैनी मारो, बाकी बात बाद में करेंगे। करने दो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात, अरे करने दो शी जिनपिंग को व्लादिमीर पुतिन से बात। ये सब तब होती जब आयतुल्लाह खुमैनी वो स्टिल सेफ। मैम मैटर तब होता जब आयतुल्लाह खुमैनी अभी भी कहीं छुपे होते, सेफ होते, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन जा रहा होता। ईरान्स लीडरशिप इज हेडलेस राइट नाउ। इट इज नॉट एक नहीं 4 मैम बना दिया किसी को, बट द टॉप 4 हैव बीन किल्ड। फॉर्मर प्रेसिडेंट अहमदिनेजाद इज आल्सो डेड। ऐश्वर्या वो तो कल फॉर्मर इरानियन प्रेसिडेंट अहमदिनेजाद इज आल्सो डेड। आप समझिए लोग अब कर रहे हैं हमें 3 घंटे, मैं बता रहा हूं आपको मैम क्या होता है। अब मेरे पास में आप सोचिए कि एक आदमी नहीं है तो उसका सेकंड आदमी इन कमांड है। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे निकल जाते हैं और 10th मैन को बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ बैटिंग करो, 12th मैन को वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। He doesn't know where to hit. He's hitting in Oman. Oman for God's sake is in favor of Iran. ओमान में जाके आप तेल भंडार पे आग लगा रहे हो, ओमान तो आपके साथ है। ऐश्वर्या वो रेडिकल स्टेट है। आप जो बात कर रहे हो वो आप मेरे जैसे आम आदमी की बात कर रहे हो। भारत का शिया अभी भी वायलेंट नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं। बिल्कुल भारत का शिया वायलेंट होगा भी नहीं क्योंकि वो समझता है बिल्कुल the whole situation। इस समय एक सर पे कफन बांध के आगे निकला। ईरान में युवाओं का प्रोटेस्ट को आप दरकिनार नहीं कर सकते। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। This is a developing situation. Thank you so much for taking out time, sir. Generals, Colonel and Major, thank you so much. But मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, भारत का शिया बहुत समझदार है, वो शांतिपूर्वक। देखिए आयतुल्लाह खुमैनी उनके लिए कल्चरल लीडर थे, रिलीजियस लीडर थे। वो दुख जाहिर कर, वो दुखी हैं, वो व्यथित हैं, एंड राइटली सो। वो उनका धर्म है, वो उनके रिलीजियस लीडर है। आप उसमें या कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। लेकिन जहां तक विश्व की बात है, ट्रंप जो मैसेज बड़ा बड़ा बोल्ड में, इटैलिक्स में, अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा है कि मेरे सामने नहीं आ सकता कोई, आई एम रूलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH